चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज के सेशन में हम जो आपके साथ अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कैपिटल गेन। आज के सेशन में हम आपको कैपिटल गेन होता क्या है बताएंगे, साथ साथ इसमें कितने सेक्शन कवर किए जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ को कैपिटल असेट्स माना जाता है और कौन कौन सी चीज़ को कैपिटल असेट्स नहीं माना जाता है। आज हम आपके साथ इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। जब भी आप किसी भी बंदे से पूछोगे कि जो इनकम टैक्स पढ़ रहा है या इनकम टैक्स करता है और आप उससे पूछोगे कि इनकम टैक्स में सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स कौन से हैं, तो वो दो चैप्टर्स का नाम लेगा। एक आपका पीजीबीपी होगा और दूसरा आपका कैपिटल गेन। ये भी सेक्शन पीजीबीपी की तरह ही थोड़ा लेंदी है और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस हैं और कुछ चीज़ें इसके अंदर हमें याद रख के चलनी होती है, जिसके कारण ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल गेन, जो बात करता है सेक्शन 45 टू सेक्शन 54। इसके अंदर टोटल 9 सेक्शन को कवर किया गया है, जिससे पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा या पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चलिए कैपिटल असेट्स होती क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं, कैपिटल गेन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मान लो मेरे पास दो तरह के हाउस है, एक हाउस 1 है, एक हाउस 2 है। मैंने एक हाउस 1 को 20 लाख रुपए का खरीदा था कुछ साल पहले और अब मैंने उस हाउस को 30 लाख रुपए का सेल कर दिया। और आप कहोगे कि सर आपको नेट प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का। इस पर आप क्या कैलकुलेट कर लो, कैपिटल गेन कैलकुलेट करके सरकार को क्या कर दो, टैक्स दे दो। बिल्कुल सही है, आप इसे कैपिटल गेन करके क्या कर देंगे, अपने काम को सरकार को दे देंगे। एग्जाम्पल 2 में मान लो वही एसेट्स हमने 20 लाख की खरीदी थी, लेकिन मार्केट वैल्यू डाउन हो गई या ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस आई जिसमें मुझे पैसों की जरूरत हुई और मैंने उस 20 लाख की प्रॉपर्टी को 18 लाख में बेच दिया। और कितने लाख का नुकसान होगा, 2 लाख का। जब अगर आपका नुकसान होगा तब भी आप क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट होगा तभी कैपिटल गेन होगा। गेन का मतलब पॉजिटिव इनकम से भी होता है और गेन का मतलब नेगेटिव इनकम से भी होता है। क्या आप सोचो सर हमें तो कैपिटल गेन तभी करना है जब प्रॉफिट होगा, नहीं। सरकार ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो या प्रॉफिट नहीं हो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन को कैलकुलेट करके हमें देना पड़ेगा। अगर आपसे कोई कहे कि कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन क्या है, जैसे हर एक चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन होता है, वैसे ही कैपिटल गेन का भी एक चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 45 क्लोज 1 चार्जिंग सेक्शन, जो हमें क्या बताता है, चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें दो बातें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक वर्ड मिलेगा आपको ट्रांसफर और एक वर्ड मिलेगा कैपिटल असेस। अगर ये दो बातें आपकी फुलफिल होंगी तभी आपका चार्जिंग सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज चार्जिंग सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 45 क्लोज 1 चार्जिंग सेक्शन, जिसमें सबसे पहला आता है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर of a capital asset shall be charged to tax under the head capital gain in the same previous year in which transfer took place। ये कह रहा है कि कैपिटल गेन तभी अराइज होगा जब दो बातें आपकी कवर की जाएंगी, या आप तीन बातें कह दीजिए, तीन बातें कवर की जाएगी तभी आपका कैपिटल गेन अराइज होगा, अदरवाइज आपका कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। जिसमें सबसे पहली बात है कि प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, किसी चीज का ट्रांसफर होना चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, कैपिटल असेट्स होनी चाहिए और सेम प्रीवियस ईयर में से क्या किया गया हो, सेल किया गया हो, तभी आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट shall be charged tax to under the head capital gain in the same previous year with transfer took place। याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। अब सर ट्रांसफर की अगर हमें डेफिनेशन पढ़नी है तो वी नो वेरी वेल, हमें सेक्शन 2 पर जाना है और सेक्शन 2 हर चीज की किस बताता है, डेफिनेशन। इसी तरीके से ट्रांसफर की डेफिनेशन मिलेगी सेक्शन 2 क्लॉज 47 में और कैपिटल की ट्रांसफर डेफिनेशन मिलेगी सेक्शन 2 क्लॉज 40। ये दो डेफिनेशन की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपना कैपिटल गेन चार्ज कर सकते हो। मैंने भी आपको बताया चाहे पॉजिटिव इनकम हो चाहे आपकी नेगेटिव इनकम हो, दोनों सिचुएशन में आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। अब हम बात करते हैं सर कैपिटल असेट्स क्या होती है, तो यहाँ पर इसने हमें बताया सेक्शन 2 क्लॉज 40 कैपिटल असेट्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी
वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। ये कह रहा है किसी भी तरह की अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी, अब वो कार हो सकती है, वो घर हो सकता है, वो ज्वेलरी हो सकती है, वो बिजनेस से कनेक्ट करती है या बिजनेस से नहीं कनेक्ट करती, अगर आप उसे बेचोगे तो क्या अराइज होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा। इसने साफ साफ मेंशन कर दिया। आप ये समझ सकते हैं मेरे घर में एक फ्रिज पड़ा है, वो भी क्या है, कैपिटल असेट्स है। मेरे ऑफिस में भी एक फ्रिज पड़ा है, वो भी क्या है, कैपिटल असेट्स। मेरे घर में बर्तन पड़े हैं, वो भी क्या है, कैपिटल असेट्स। अगर हम इस डेफिनेशन को लेकर चलते, मतलब वो हर चीज मेरी क्या बन जाएगी, कैपिटल असेट। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, आपकी कुछ चीजें तो आपकी कैपिटल से मानी जाएंगी, लेकिन ये 5 चीजें कभी भी कैपिटल असेट्स का पार्ट नहीं बनेगा। एंड देन इसके अलावा जितनी भी चीज होंगी उसे किसमें कवर किया जाएगा, कैपिटल असेट्स के अंदर कवर किया जाएगा। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कनेक्शन विद हिज बिजनेस और नॉट बट डज नॉट इंक्लूड। कभी भी इन चीजों को आप क्या नहीं करना, पीजीबीपी कैपिटल गेन में कैलकुलेट नहीं करना। अगर आपके पास स्टॉक इन हैंड है, क्या है, आपके पास स्टॉक इन हैंड है, और हमें पता है कि अगर हम स्टॉक इन हैंड को सेल करेंगे तो उससे हमारी पीजीबीपी की इनकम अराइज होगी, ना कि कैपिटल गेन। इसलिए हम उसे किस में कवर नहीं करेंगे, कैपिटल गेन में अराइज नहीं करेंगे, क्योंकि एक इनकम पर एक ही बार टैक्स लगेगा, चाहे वो पीजीबीपी में लगेगा चाहे वो कैपिटल गेन में लगेगा। अगर वो पीजीबीपी में लगेगा तो कैपिटल गेन में नहीं लगेगा, और अगर कैपिटल गेन में लगेगा तो वो पीजीबीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो पहली बात ये। दूसरा, एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में ये अराइज नहीं होगा। बस कंडीशन है कि वो रूरल एरिया में ना होकर अर्बन एरिया में होगा, तभी एप्लीकेबल होगा। आप ये कह सकते हैं गांव की अगर प्रॉपर्टी को बेचोगे तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, जबकि अगर आप इंडिया की कोई प्रॉपर्टी बेचोगे, मतलब दिल्ली की कोई प्रॉपर्टी बेचोगे या ऐसे क्षेत्र की बेचोगे जो गाँव नहीं आता, तो उस पर आपको क्या अराइज हो जाएगा, कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। तीसरा, पर्सनल इफेक्ट। कोई भी पर्सनल इफेक्ट जो मूवेबल है, इसे आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, उस पर कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। इसके बाद आता है स्पेशल बियर बॉन्ड और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड। इन दो चीजों पर भी क्या नहीं होगा, कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। सर लेकिन बॉन्ड पर तो होता है, हाँ लेकिन बॉन्ड पर होता है, लेकिन इन दो बॉन्ड पर नहीं होगा, स्पेशल बियर बॉन्ड और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड। सर वैसे क्यों नहीं होगा, मान लो आज ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि चाइना हम पर हमला कर देता है और उसके हमारे साथ युद्ध होता है, उसके लिए हमें वेपन्स की आवश्यकता पड़ेगी। हमने अपनी कंट्री में अनाउंसमेंट करी और कहा कि अभी हमें फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सब हमें पैसा दो, और उसके बदले हम तुम्हें क्या करेंगे, एक बॉन्ड इशू करेंगे जिसका नाम होगा नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड या फिर स्पेशल बियर बॉन्ड होगा, जिस पर आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। हमने सोचा कि यार आज देश परेशान है, कंट्री परेशान है, चलो कुछ पैसा देते। हमने पैसा दिया, पैसे से उन्होंने वेपन्स खरीदे, हमने युद्ध जीत लिया, सब कुछ सही हो गया। अब जो हमारे पास बॉन्ड पड़े हुए थे, उस बॉन्ड को हमने सरकार को कहा कि सरकार ये लो पैसा, ये बॉन्ड हमें पैसा दो, और जैसे ही हमने उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करी, सरकार ने क्या कहा, इस पर हमें क्या दे दो, कैपिटल गेन दे दो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। लेकिन फिर हमने सरकार से कहा सरकार ये तो गलत बात है, जब आप परेशान थे, दुख में थे, तब हमने आपकी मदद करी, लेकिन आज आप ठीक हो गए, आपकी कंडीशन सही होती जा रही है, तो आप हमसे क्या ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, ये बात गलत है। तो सरकार ने कहा नहीं, हम इन दो चीजों पर कभी भी क्या नहीं चार्ज करेंगे, कैपिटल गेन चार्ज नहीं करेंगे, स्पेशल बियर बॉन्ड और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड। तो याद रखोगे इन चीजों पर क्या नहीं अराइज होगा, कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बंदा, कौन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, कोई विदेशी है, इंडिया की क्या खरीद रहा है, स्टॉक इन हैंड खरीद रहा है, शेयर खरीद रहा है, उसे भी सरकार क्या मानेगी, कैपिटल असेट्स मानेगी। वो शेयर को खरीदने और बेचने का काम करता है, लेकिन सरकार फिर भी उसे क्या मानेगी, FII सेक्शन हेल्ड के हिसाब से, इवन हेल्ड एज अ स्टॉक इन हैंड बट ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट जस्ट बिकॉज ऑफ दे गिव बेनिफिट। सरकार उन्हें क्या देना चाहती है, बेनिफिट देना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में आकर क्या करें, पैसा इन्वेस्ट करें और बिजनेस करें। क्लियर है। अब इसमें और चीजें भी क्लियर कर देते हैं। हाउएवर कैपिटल एसेट्स डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, एनी स्टॉक इन हैंड, को क्या हो, कोई भी स्टॉक इन हैंड होगा उसे क्या नहीं माना जाएगा, कैपिटल असेट्स नहीं माना जाएगा, या उस पर कैपिटल गेन को चार्ज नहीं किया जाएगा।
अब वो चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, और या चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस किसी भी नेचर का हो, उस पर जो भी राइज होगा पीजीबीपी कैपिटल इफेक्ट राइज नहीं किया जाएगा। पर्सनल इफेक्ट में आप सभी को पता है, ऑफ मूवेबल नेचर सच एज द वेयरिंग अपीयरेंस, furniture, utensils and vehicle held for personal use by the assessee or any dependent member of his family। अच्छा बताओ, मेरे पास कार है, एक नॉर्मल कार है, और मेरे पास एक BMW कार है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए, तो बताओ क्या उस पर कैपिटल गेन राइज होगा या नहीं होगा? एक जनरली क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइए। नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ यहाँ लिखा है कि इन चीजों पर आपका कैपिटल गेन राइज नहीं होगा, तो वो पर्सनल इफेक्ट में आती है। वैल्यू मैटर नहीं करती कि वैल्यू क्या, वैल्यू मैटर नहीं करती। कई बार तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसपे लिखा होगा कैप, हमने कार को सेल किया है, कार की कीमत 50 लाख रुपए, तो उस पर कैपिटल गेन राइज नहीं होगा क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट के अंदर कवर की जाती है। चलो नेक्स्ट समझ आ गया। एग्रीकल्चर लैंड, तो यहाँ पर बताया गया है कि एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया विच इज नॉट सिचुएटेड इन अ स्पेसिफाइड एरिया, मीनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड एरिया इन सेम एज डिस्कस अंडर सेक्शन 211 2 क्लॉज 1A एग्रीकल्चर इनकम रेफर कैप्शन एग्रीकल्चर इनकम इन द चैप्टर प्रिलिमिनरी, इसके अंदर गिवन है। इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कौन सा खरीदते हो, स्पेशल बियर बॉन्ड खरीदते हो, या 6.5 गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो, स्पेशल बियर बॉन्ड खरीदते हो, या नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो, उस पर क्या राइज नहीं होगा, कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखना, पर्सनल इफेक्ट ऑफ द मूवेबल नेचर डज नॉट इंक्लूड, इन चीजों को पर्सनल इफेक्ट में कवर नहीं किया जाएगा। जैसे ज्वेलरी को कभी भी क्या नहीं माना जाएगा, पर्सनल इफेक्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा, और उसे अगर आप सेल करोगे तो उस पर क्या राइज होगा, कैपिटल गेन को राइज किया जाएगा। इसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आपको पता है कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत कॉस्टली होती है। मैं दिखाता हूँ आपको कुछ इमेजेस, शायद आपको समझ आ जाए। ये ज्वेलरी आप सभी को पता है क्या होती है, ठीक है। इसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन को ऐसी यूनिक चीज जिसे आप बेचो तो लाखों करोड़ रुपए की आपको इनकम हो जाए, ठीक है। जस्ट लाइक ये भी आप सिक्के देख लो, कई बार देखा जाता है किसी के पास पुराने ओल्ड सिक्के पड़े तो उसकी हाई वैल्यू मिलती है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास कोई ड्राइंग है, पेंटिंग है, किसी भी तरह की कोई आर्ट होगी, अगर आप उसे बेचते हो तो उस पर क्या राइज होगा, कैपिटल गेन राइज होगा। इसी तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा, कोई उसे सेल करोगे, उससे जो भी राइज होगा, क्या राइज होगा, कैपिटल गेन होगा। और एनी वर्क ऑफ आर्ट, और इसके अलावा भी कोई और चीज है आपके पास एज अ वर्क ऑफ आर्ट, तो भी क्या ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। और इसके बाद आता है उटेंसिल्स मेड गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम। इसके अलावा अगर ज्वेलरी के अंदर ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड को कवर करोगे, सिल्वर भी कवर होगा, डायमंड भी कवर होगा, और कोई भी ऐसी आभूषण जो कॉस्टली हो, तो उसे हम क्या माना जाएगा, ज्वेलरी का पार्ट माना जाएगा, उस पर क्या राइज किया जाएगा, कैपिटल गेन राइज किया जाएगा। तो पर्सनल चीजों में कभी भी इन चीजों को आप क्या नहीं करेंगे, कवर कर नहीं चलेंगे, ठीक है। चलिए एक बार और इस टॉपिक को कर, स्टॉक एंड आपका कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। अब चाहे वो किसी भी नेचर का हो, रॉ मटेरियल हो, वर्किंग प्रोसेस हो, या फिर फिनिश गुड हो, पर्सनल इफेक्ट पर एप्लीकेबल नहीं होगा, बट डज नॉट इंक्लूड दिस वन, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर यानी वर्क ऑफ आर्ट। और इसके बाद हमने क्या बोला था, ज्वेलरी की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, ज्वेलरी किसी भी तरह की हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे प्लेटिनियम हो, ठीक है, उसे क्या माना जाएगा, ज्वेलरी माना जाएगा। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, लोग ज्वेलरी को पहनने के अलावा वेयरिंग अपीयरेंस में यूज करते हैं। लोग कई बार शर्टें बनवा लेते हैं सोने की, कई बार लोग घड़ी में सोना लगवा लेते हैं, कई बार लोग कार के अंदर सोना लगवा लेते हैं, कई बार अपने लैपटॉप पे लगवा लेते हैं, कोई मूर्ति बनवा लेते हैं सोने की, वो भी क्या है, कैपिटल गेन राइज होगा। कि अगर आप किसी भी ऐसी चीज को वेयरिंग अपीयरेंस के अलावा भी उसमें यूज करते हो, तब भी उसे क्या माना जाएगा, कैपिटल असेट माना जाएगा। आपने कहा सर मुझे एक लैपटॉप चाहिए, लेकिन सोने का लैपटॉप चाहिए, उसके पीछे सोने का कवर हो, तो वो भी क्या बन जाएगा, आपका कैपिटल असेट्स बन जाएगा, उस पर क्या चार्ज किया जाएगा, कैपिटल गेन चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर सब मेंशन कर रखा है कि ऐसा नहीं है कि आप कपड़े के साथ ही यूज कर सकते हो या पहनने के लिए यूज ही करनी चाहिए, किसी भी पर्पस में अगर आप उसे इन्वॉल्व करते हो तो क्या बन जाएगा, कैपिटल असेट्स बन जाएगा।
क्लियर। अब यहाँ पर हमें दो केस लॉ को डिस्कस करने हैं। पहला केस है बनारसी लाल कटारिया का और दूसरा केस है महाराजा राणा हेमंत सिंह का। क्लियर। ये केस है जो यहाँ पर आपके लिए काफी ज्यादा मैटर करता है ज्वेलरी के केस के अंदर। चलिए केस लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। केस लॉ कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था बनारसी लाल कटारिया। वो बहुत ज्यादा दुखों का मारा था, उसके पास हमेशा दुखी रहते थे। उसने सोचा क्या ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जिसमें दुखी हो, चलो चलते हैं जिंदगी को क्या करते हैं खत्म करते हैं और अब जहाँ आए वहीं हम क्या होते हैं समा जाते हैं। उसने क्या किया, घर से फावड़ा उठाया, एक बहुत दूर जंगल में गया, वहां पर उसने खुदाई करना स्टार्ट करी 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 और उसे कहा कि आज मैं अपनी जिंदगी का क्या कर लूंगा अंत कर लूंगा। उसने खुदाई करी, उसे अचानक खुदाई करते वक्त 50 किलो चांदी का एक बॉक्स मिला जिसमें बहुत सारे बर्तन थे। उसने देखा कि अब 50 किलो चांदी मिली तो अब क्या है, अपने जीवन को ठीक कर सकता हूँ, जो भी मेरा कर्जा होगा या XYZ जो भी प्रॉब्लम होगी अब मेरी रिजॉल्व हो जाएगी। उसने कहा मरने का प्रोग्राम क्या करते हैं, हम इसे कैंसिल करते हैं और घर चलते हैं। वो घर आया, अपने बच्चे को बताई, उस चांदी को बाजार में सेल किया और उससे अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत करने लगा। लेकिन ये बात पता चली हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसने कहा सर आप आइए, कहाँ पर, कोर्ट में, आपके ऊपर क्या लगी, स्कूटनी लगी, आपके ऊपर केस डला है। तो बनारसी लाल कटारिया कहाँ गया, कोर्ट गया और कोर्ट में जाकर उससे पूछा सरकार ने कि तुमने जो ये 50 किलो चांदी बेची है इस पर आपको 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए टैक्स देना था, आपने टैक्स नहीं दिया, आपको टैक्स दो। उसने कहा सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा पर्सनल इफेक्ट है। बिकॉज क्या है कि जो मैंने चीजें बेची है वो मेरी चांदी के बर्तन थे, चांदी की कटोरियां थी, चांदी के चम्मच थे और मेरे दादा परदादा बहुत अमीर होते थे, वो तो सोने के बर्तनों में खाना खाते थे, लेकिन मेरे कुछ हालात ऐसे हैं कि मैं किसमें खाता था, तांबे और चांदी के। लेकिन सर आपको ये भी पता होगा कि हमारा कुछ ऐसे रिलीजियस है जिसके अंदर कुछ फेस्टिवल्स के अंदर हम चांदी के बर्तनों में खाना भी खाते हैं। तो इस बात को जब जज ने सुना या जो भी वहाँ पर कमिश्नर था उसने उस बात को सेटिस्फाई किया और उसने कहा कि ठीक है आपको क्या नहीं करना है, कैपिटल गेन नहीं देना है और आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। लेकिन यही बात पता चली किसको, महाराजा राणा हेमंत सिंह। उसने भी अपनी तिजोरी से सोने के सिक्के निकलवाए, चांदी के सिक्के निकलवाए और बाजार में क्या कर दिए, सेल करे और उससे अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा और इम्प्रूव किया। ये बात पता चल गई किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसने उसको वहां बुलाया कि आप कोर्ट आइए और आपका बुलावा आया कि आपके ऊपर स्क्रूटनी लगी है। महाराजा राणा हेमंत सिंह वहां गए, उन्होंने बताया कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अ, हम इस ट्रेडिशन के अंदर आते हैं और हम सोने के सिक्के में खाना खाते हैं, तो ये जो मैंने बेचा है ये मेरे पर्सनल इफेक्ट है। सरकार ने पहली क्वेश्चन ये किया कि कब से सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के क्या हो जाते हैं, पर्सनल इफेक्ट होते हैं। और ऐसा कोई भी कस्टम नहीं है, ऐसा कोई भी रिलीजियस नहीं है जो सोने के सिक्के पर खाना खाता है। सोने के बर्तन और चांदी के बर्तन पे तो हमने सुना है कि लोग खाना खाते हैं, लेकिन कभी भी किस पर नहीं खाना खाते हैं, सोने के सिक्के पर खाना नहीं खाते। और तू अगर ये सोच के आया है कि मैं तुझे किसका हवाला दे दूंगा, बनारसी लाल कठारिया का, तो उसका हवाला यहाँ पर चलेगा नहीं, क्योंकि उसने अपनी बात को सेटिस्फाई किया था और उसकी जो भी कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई थी। लेकिन तेरे केस में क्या है या आपके केस में क्या है कि वो बातों को आप क्या नहीं कर पा रहे हो, फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो तुमने जितने का माल बेचा उसको तुम्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपने ऊपर अगर स्क्रूटनी आती है, अपने ऊपर कोई केस डलता है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे लोग का भी हवाला देना पड़ता है कि सर आपने उसको तो छोड़ दिया, हमने क्यों पकड़ लिया। तो उस केस में आप हवाला कह सकते हो कि या वो डिपार्टमेंट बोल सकते हैं कि उसने अपनी बात को सेटिस्फाई की थी, तू अपनी बात प्रूव करके बता दे, अगर तू कर देगा तो हम तुझे भी क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। ठीक है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर लैंड। देखिए लैंड दो तरह के होते हैं, एक होता है अर्बन एरिया, एक होता है रूरल एरिया। सरकार ने कहा अगर आप शहर में कोई प्रॉपर्टी को बेचते हो देन कैलकुलेट कैपिटल गेन, लेकिन अगर आप रूरल एरिया में बेचते हो तो आपके ऊपर प्रॉपर्टी गेन क्या नहीं राइज होगा, कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। सर हम कैसे जज कर लें कि ये कैपिटल गेन राइज होगा या फिर कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। इसके लिए आइए एक चीज को हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले मैं ये दो बात समझ गए। सबसे पहली बात देखो, एग्रीकल्चर लैंड दो तरह के होते हैं, एक अर्बन होता है एक रूरल होता है। अर्बन मतलब
हम शहर को कहते हैं और रूरल मतलब गाँव को कहते हैं। मेरे पास दिल्ली है, दिल्ली के बिल्कुल जो मेन पॉइंट है जिसे आप सीपी कहते हो, कनॉट प्लेस, उसमें मेरे पास कितनी घर का कितनी प्रॉपर्टी, 3,000 एकड़ की क्या है प्रॉपर्टी है, जिसमें मैंने एक 1/4 पर एक घर बना रखा है, बाकी पर मैं क्या करता हूँ एग्रीकल्चर खेती करता हूँ। मतलब सीपी जैसे क्षेत्र में मेरे पास 300 स्क्वायर फीट का क्या है जगह है, जिसमें मैं 1/4 पर रहता हूँ और बाकी 3/4 पर एग्रीकल्चर का काम करता हूँ, और उससे जो भी इनकम होगी क्या हो जाएगी सरकार ने का नहीं। तो ऐसे क्षेत्र में काम कर रहा है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसकी प्रॉपर्टी कीमत, और जो वहाँ खेती करके कह रहा है कि मुझे एग्जाम्पशन दे दो, सरकार ने कहा ऐसा नहीं होगा, या मैं एग्रीकल्चर लैंड बेच रहा हूँ, मुझे क्या कर दो मार्केट। सरकार ने कहा अगर तू मेरी कंडीशन फुलफिल कर देगा तो ओके, तुझे बेनिफिट दूंगा, अगर तू मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा तो मैं उसे बेनिफिट नहीं दूंगा। सबसे पहले सरकार ने कहा जहां भी तुम्हारा लैंड है, अगर वो म्यूनसिपैलिटी और कंटोनमेंट लिमिट के अंदर आता है, इसके अंदर आता है कंटोनमेंट लिमिट के अंदर आता है, और उसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी। उससे अगर आप सेल करोगे तो क्या एनालाइज होगा, कैपिटल गेन एनालाइज नहीं होगा। सर कंटोनमेंट बॉन्ड क्या होते हैं या लिमिट क्या होती है, देखिए आपने कई बार देखा होगा जहाँ पर एयरपोर्ट बनते हैं तो उसके कुछ दूर तक लिखा होता है कि ये क्षेत्र कंटोनमेंट लिमिट के अंदर आता है और आप इसमें बिल्डिंग को इतने माले से ऊपर नहीं बना सकते, तो उसे क्या बोलेंगे कंटोनमेंट एरिया या कंटोनमेंट लिमिट। अगर आप जिस क्षेत्र में आपकी प्रॉपर्टी है उस क्षेत्र की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, तब वो क्या माना जाएगा, आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। लेकिन आपने कहा नहीं से प्रॉपर्टी ज्यादा है, प्रॉपर्टी ज्यादा है मतलब कि वहां पर पॉपुलेशन कितने से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा, और कितने तक है, 1 लाख तक है। तो जो भी आपका एरिया है उसमें कितने किलोमीटर बढ़ा दो, 2 किलोमीटर बढ़ा दो, और उस 2 किलोमीटर की पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख से कम है, तो क्या बन जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगा। लेकिन आपने कहा नहीं सर 1 लाख से भी ज्यादा, और कितनी है, 10 लाख, तो उस 2 किलोमीटर दायरे को कितना किलोमीटर कर दो, 6 किलोमीटर कर दो, और कितनी लिमिट कर दो, 1 लाख से 10 लाख कर दो। तो अगर उसके अंदर आपकी पॉपुलेशन है तब किस में आ जाएगा आपका, वो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आएगा, अदरवाइज एग्रीकल्चर लैंड के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कहते नहीं सर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है, तब आप अपने कंटोनमेंट या फिर म्यूनसिपैलिटी एरिया की लिमिट को कितना कर दो, 8 किलोमीटर कर दो, और अगर उससे ज्यादा है तो वो क्या बन जाएगा आपका, एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब ये शॉर्ट एक तरीका दे दिया सरकार ने कि अगर आप जिस एरिया में आपकी लैंड है, अगर वो म्यूनसिपैलिटी या कंटोनमेंट के अंदर आता है तो 10,000 से नीचे होगा तो वो आपका एग्रीकल्चर लैंड है, उससे ऊपर होगा तो आपका एग्रीकल्चर लैंड नहीं। लेकिन अगर आप दायरे को 2 किलोमीटर बढ़ाते हो तो पॉपुलेशन को भी 1 लाख तक कर लेना, और जब उसके अंदर आता है तो कैपिटल क्या एग्रीकल्चर लैंड पर टैक्स नहीं देना है, उससे ज्यादा होगा तो आपको टैक्स देना है। इसी तरीके से 2 से 6 कर लो और 6 से 8, क्लियर। और दूसरा जब ये किलोमीटर नापोगे तो उसी तरीके से नापना, जैसे जब कोई चिड़िया उड़ती है तो बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में उड़ती है, इसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट डायरेक्शन, तो अगर वो होगी तभी मानेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं। ऐसे अगर आपको सीपी जाना है तो आप ऐसे कट कट मार के जा रहे हो, आप आई जा रहे हो, आई से रेड लाइट तोड़ लो, फिर नीचे नीचे कहीं कहीं से निकल निकल के पहुंच रहे हो, वो नहीं चलेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तब होगा तभी उसे माना जाएगा, अदरवाइज एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। और यही बातें सब यहाँ पर मेंशन की गई है कि अगर आप कंटोनमेंट के अंदर आते हो और लिमिट कितनी है, 10,000 से कम है पॉपुलेशन, तो हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस को 2 किलोमीटर तक बढ़ा दो और कितना कर दो, 10,000 से 1 लाख तक कर दो, 6 किलोमीटर में 10 लाख तक कर दो, और 8 किलोमीटर में 10 लाख से अब कर दो। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट कवर किए इनको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं ताकि आगे हमें दिक्कत ना। अभी हमने आपके साथ बात करी कैपिटल गेन की, ये हमारा एक हेड ऑफ इनकम है। जैसे हमने आपके साथ सैलरी पढ़ा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा, आपके साथ पीजीडीपी पढ़ा, उसी तरीके से एक हेड ऑफ इनकम है जिसका नाम है कैपिटल गेन। इसके अंदर जो हमें सेक्शन पढ़ने हैं वो सेक्शन 45 टू सेक्शन 54 को कवर करना है। कितना सेक्शन को कवर करना है, 45 टू सेक्शन 54 तक को हमें कवर करके चलना है। अब चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, उस सब में आप किसको करेंगे, अब कैपिटल गेन को कवर करेंगे। इसके लिए हमने एक एग्जांपल बताया कि हमने एक प्रॉपर्टी 20 लाख की खरीदी, इसे 30 लाख में बेच दिया तो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तब भी आपको उस पर क्या करना है, कैपिटल गेन देना है।
एक आपने प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख की, 18 लाख की बेच दी, 2 लाख का नुकसान हुआ, इसका आप क्या करोगे, तब भी कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे। इसी तरीके से मैंने बताया जो कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन होता है वो सेक्शन 45 क्लोज 1 होता है, जो बताता है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी charged to tax under the capital gain in the same previous year in which transfer took place। इसमें दो बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, पहला ट्रांसफर होना चाहिए और दूसरा कैपिटल असेस होनी चाहिए। अगर आप इन दो बातों को मानते हो तब आपके ऊपर कैपिटल गेन राइज होता है, और अगर आप इन दो बातों को नहीं मानते तो उन पर क्या नहीं राइज होगा, कैपिटल गेन को राइज नहीं किया जाता है। अगर हमने कैपिटल एसेट्स की बात करी तो उसने हमें बताया सेक्शन 2 क्लोज 14 के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी प्रॉपर्टी जो आपके बिजनेस से कनेक्ट हो या आपके बिजनेस से कनेक्ट ना हो उसे हम क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट्स मानेंगे, बट डज नॉट इंक्लूड, कभी भी आप इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, स्टॉक इन हैंड, एग्रीकल्चर लैंड, पर्सनल इफेक्ट, स्पेशल बियर बॉन्ड और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड। अगर आप इन चीजों की आइटम खरीदते हो तो आप क्या नहीं मानोगे, कैपिटल असेट्स नहीं मानोगे। इसी तरीके से अगर आप किसके अंदर कवर होते हो, FII के अंदर कवर होते हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अगर कौन आप विदेशी हो, इंडिया के कोई शेयर खरीदते हो जिसे आप खरीदने बेचने का भी काम करते हो, तब भी आप उसे क्या मानोगे, कैपिटल असेट्स मान के चलोगे, उस पर आपको पीजीबीपी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करें और इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी आए। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि स्टॉक इन हैंड को आप कभी भी किसका नहीं पार्ट नहीं मानेंगे, आप कैपिटल गेन का पार्ट नहीं मानेंगे, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, फिनिश गुड्स हो, दीज आर नॉट इन कैपिटल असेट्स। सेकंड मैंने बताया पर्सनल इफेक्ट, चाहे वो ज्वेलरी हो, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो या एनी वर्क ऑफ आर्ट हो, दीज नॉट कवर इन द पर्सनल इफेक्ट। इसके अलावा जो भी होंगे उसे सबका क्या माना जाएगा, पर्सनल इफेक्ट माना जाएगा। इसी तरीके से मैंने ज्वेलरी की डेफिनेशन बोल दी, कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी आभूषण, चाहे वो गोल्ड कैटेगरी का हो, चाहे वो सिल्वर कैटेगरी का हो, चाहे वो प्लेटिनियम कैटेगरी का हो, मतलब कोई भी आभूषण हो जिसकी कीमत ज्यादा हो, उस पर क्या राइज होगा, कैपिटल गेन राइज होगा। अब वो चाहे आप वेयरिंग अपैरल्स के अंदर यूज करो, पहनने के लिए यूज करो, आप उसे डालने के लिए यूज करो, या आप किसी और चीज के साथ उसे अटैच करके यूज करो, उसे भी हम क्या बोलते हैं, कैपिटल असेट्स मानी जाएगी और उस पर क्या राइज होगा, कैपिटल गेन राइज होगा। इसी तरीके से मैंने आपके साथ दो केस लॉ भी डिस्कस किए थे, बनारसी लाल कटारिया का और महाराजा राणा हेमंत सिंह का। इसके बाद मैंने आपको लैंड के बारे में बताया कि लैंड दो तरीके के होते हैं, एक आपका अर्बन लैंड होता है, एक आपका रूरल होता है। अर्बन को हम शहरी कहते हैं और रूरल को हम गाँव के नाम से कवर किया जाता है। अगर आप बात करेंगे तो हमने बताया कि अगर आप इसके अंदर कवर होते हो, कंटोनमेंट एरिया के अंदर कवर होते हो या फिर म्यूनसिपैलिटी एरिया के अंदर कवर होते हो और उसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, तो वो क्षेत्र आपका क्या बन जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगा, उसको आप बेचोगे तो उस पर कैपिटल गेन राइज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप कंटोनमेंट या म्यूनसिपैलिटी के एरिया में हो, उसकी 2 किलोमीटर को जोड़ देते हो तो लिमिट को बढ़ाकर 10,000 से 1 लाख कर दिया जाएगा। लेकिन आप म्यूनसिपैलिटी और कंटोनमेंट एरिया में 6 किलोमीटर जोड़ते हो तो उसकी पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख, और अगर आप 8 किलोमीटर तक जोड़ते हो तो प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, 10 लाख से अब हो जाएगी, तो वो एरिया क्या बन जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगा। इसके बाद मैंने बताया था नेशनल डिफेंस बॉन्ड एंड स्पेशल बियर बॉन्ड, जिसके अंदर 6.5 गोल्ड लोन वाला भी कवर किया जाता है, और अगर आप इसे बेचते हो तो उस पर क्या नहीं राइज होगा, कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। बेचने को यहाँ पर जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है ट्रांसफर। जब भी मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ सेल सेल, तो वो ट्रांसफर ट्रीट करेंगे। क्लियर, तो ये बात हमने अभी तक आपके साथ कवर करी। अभी हमने जो भी आपको बात बताई वो सारी बात हमारी ट्रीट होकर चल रही थी कैपिटल असेट से। अभी हमें बता रहा है कि ट्रांसफर की क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पर इसने बता दिया कि ट्रांसफर सेक्शन 2 क्लॉज 47, ट्रांसफर इन रिलेशन टू अ कैपिटल असेट इंक्लूडिंग सेल, एक्सचेंज और रिलिंग्विशमेंट। रिलिंग्विशमेंट क्या होता है, कई बार कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, जैसे कोई मकान टूटने वाला है तो उसमें लोग छोड़ के चले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिलिंग्विशमेंट। कई बार ऐसी प्रॉपर्टी लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कहीं
यूथ की सिचुएशन होती है तो लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ते हैं कि यार छोड़ यार हम जा रहे हैं, इससे भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया, रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल असेट्स। ट्रांसफर होना चाहिए और कौन से नेचर का होना चाहिए, कैपिटल असेट्स होनी चाहिए, तभी इस सेक्शन कवर करेंगे, अदरवाइज इस टॉपिक को नहीं आएगा। इसके बाद एग्जिस्टमेंट ऑफ एनी राइट। अगर तुम अपना राइट किसी को देते हो, मैंने कहा मेरा लैपटॉप ले जाओ तुम यूज करो, मैंने अपना राइट तुम्हें दे दिया, तुम मेरी गुडविल यूज करो, तुम मेरे ट्रेडमार्क यूज करो, मैं तुम्हें अपना राइट दे रहा हूँ, वो भी क्या है, आपका ट्रांसफर है। इसी तरीके से कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट्स अंडर सेक्शन अंडर एनी लॉ। अगर किसी भी कारण सरकार आपकी प्रॉपर्टी को क्या करती है, कब्जा करती है या उस पर अपनी एक्विजिशन करती है, तो उसे भी क्या माना जाएगा, कैपिटल असेट्स माना जाएगा, या उसे भी ट्रांसफर माना जाएगा, और उस पर क्या राइज होगा, कैपिटल गेन राइज होगा। तीसरा, कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन हैंड। अब बताओ, मेरे पास क्या थे, 4 घर थे। कितने घर थे, 4 घर थे। मैंने यार सोचा कि मैं क्या करता हूँ यार, मेरे पास जो घर है ना, मैं अब बिजनेस करता हूँ, ये 4 घर है, मैं अपने घर से अपने बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, अब मैं अपने घरों को बेचता हूँ। आज मैंने सोचा कि यार मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, और जैसे ही मैंने आज सोचा तो इस पर क्या राइज होगा, कैपिटल गेन, क्योंकि मैंने अपने ही कैपिटल असेट्स को क्या कर दिया, स्टॉक इन हैंड में ट्रांसफर कर दिया, और जब वो स्टॉक इन हैंड में ट्रांसफर होगा तो उस पर क्या राइज हो जाएगा, जब स्टॉक को बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं राइज होगा, पीजीबीपी राइज होगा। लेकिन सरकार ने कहा जिस दिन तुमने सोचा कि अपनी कैपिटल असेट को किसमें ट्रेड कर रहे हो आप, स्टॉक इन हैंड ट्रेड, तो उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसे आप क्या मान लोगे, कैपिटल गेन मान लोगे, या उसे मान लोगे ट्रांसफर, उस पर हमें क्या देना पड़ेगा, कैपिटल गेन देना पड़ेगा। इन शॉर्ट आप मेरी बात को सिंपल तरीके से समझ लो कि अगर आप किसी भी एक प्रॉपर्टी को जिससे आज आप कैपिटल असेट्स मानते हो और कल ही उस चीज को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, स्टॉक इन हैंड के अंदर कवर कर रहे हो, तो उसके बीच में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, मतलब मैंने आज सोचा उसे अपने कैपिटल असेट्स को क्या मान लिया, स्टॉक इन हैंड, और आज जो भी उसकी स्टॉक इन वैल्यू होगी उसे क्या मान लेंगे, आप ट्रांसफर मान लेंगे, और फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल गेन को कैलकुलेट करके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कन्वर्जन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ अ कैपिटल असेट इनटू एज अ स्टॉक इन ट्रेड। इसी तरीके से आता है द मैच्योरिटी ऑफ रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। अगर आपने क्या खरीद रखे हैं, जीरो कूपन बॉन्ड खरीद रखे और उसको क्या कर रहे हो आप, रिडम्पशन करवा रहे हो या किसी को दे रहे हो, तो भी उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर किया जाएगा, उस पर क्या राइज होगा, कैपिटल गेन राइज किया जाएगा। समझ आ गया। लास्ट आता है एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द अलाउिंग ऑफ द possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the Transfer Property Act 1882। कह रहा है अगर किसी भी प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से तुम्हारी इस प्रॉपर्टी के पर क्या है, पोजेशन है, या उसका आपने क्या कर रखा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उसे आप सेल करते हो तो उस पर क्या राइज होगा, कैपिटल गेन राइज होगा अंडर सेक्शन 50A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के हिसाब से। क्लियर, समझ सकते हैं। और इसके बाद आता है एनी ट्रांजेक्शन वेदर बाय वे ऑफ एक्वायरिंग शेयर in or by way of the becoming a member of a cooperative society, company or other association of person, or by way of any agreement or arrangement or in other manner which is the effect of transferring of unavailing the enjoyment of any immovable property। अगर आप किसी भी कंपनी के क्या बनते हो, मेंबर बनते हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कंपनी हो, जिसके अंदर आपको क्या दिया जाता है, एक बेनिफिट दिया जाता है, क्या दिया जाता है आपको, एक बेनिफिट दिया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने पर, तो वो भी क्या माना जाएगा, आपका कैपिटल असेट्स माना जाएगा, और उस पर क्या राइज हो जाएगा, कैपिटल गेन चार्ज किया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन खत्म होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 47 जो हमें ट्रांसफर की डेफिनेशन बताता है। ट्रांसफर में हमने सीखा सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, exercisement of any rights therein, or compulsory acquisition of capital assets under any law, conversion or treatment of a capital assets into stock in hand, and last आपको बताया था the maturity of redemption of zero coupon bond। और आप किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर आते हो
या आप उसकी पोजीशन रखते हो, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो, तो उस पर क्या राइज होगा, कैपिटल गेन राइज होगा, अदरवाइज नहीं। तो आप दो बातें याद रखनी है पूरे सेक्शन के अंदर कि ट्रांसफर तभी माना जाएगा जब वो कैपिटल असेट्स होगी और क्या हो रहा होगा, ट्रांसफर होगा। अगर आप पर्सनल चीजें बेचते हो तो उस पर कैपिटल गेन राइज नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफर तो है लेकिन क्या ही नहीं है, कैपिटल असेट्स नहीं है। आप कैपिटल असेट्स को ट्रांसफर कैपिटल असेट्स लेकिन आप उसे ट्रांसफर नहीं कर रहे, चाहे वो किसी भी पॉइंट के अंदर कवर होता है, तब क्या चार्ज नहीं होगा, कैपिटल गेन चार्ज नहीं किया जाएगा। इस बात को आप अपने माइंड में बिल्कुल सोच के चलें। चलें आगे, चलो क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांजैक्शन विच आर नॉट कंसिडर एज अ ट्रांसफर। अभी तुमने मैंने सेक्शन 2 क्लोज 47 के हिसाब से बताया कि ये चीजें क्या बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी, ट्रांसफर। लेकिन सेक्शन 47 बताता है कि ये ट्रांसफर क्या नहीं बनेगी, कैपिटल गेन नहीं बनेगी, या फिर ट्रांसफर नहीं बनेगी, और जब वो ट्रांसफर नहीं बनेगी तो उस पर क्या राइज नहीं होगा, कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। तो सेक्शन 47 ट्रांजैक्शन विच आर नॉट कंसिडर एज अ ट्रांसफर, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है पार्टीशन ऑफ एचएफ। क्या आता है, मान लो दो भाई थे, क्या थे, दो भाई थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। आज वो क्या कर रहे हैं, उनका डिस्प्यूट हो जाता है और वो अपनी फैमिली से अलग होने जा रहे हैं। जैसे ही वो अपनी फैमिली से अलग होंगे तो क्या होगा, पार्टीशन होगा। एक प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर आएगी, एक प्रॉपर्टी उनके नाम पर आएगी, एक घर की चीज उनके नाम पर आएगी, एक घर की चीज आपके नाम पर आएगी। और आपको मैंने कई बार बताया कि जब किसी एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है तो वो कभी भी एचयूएफ एक साथ नहीं आ सकते। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप पार्टीशन करते हो किसका, एचयूएफ का, और उसके बदले जो भी असेट बेचते हो या ट्रांसफर करते हो, क्या नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बताओ, घर की, मेरे पापा की प्रॉपर्टी या आपके किसी भी बंदे की प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो, हमने बस कहा कि आस्ती तेरी आस्ती मेरी, सरकार कहती है उस पर कैपिटल गेन दो, ये कहाँ से बात आई, इस पे तो नहीं हुआ ना, सेल को ही करिए, हमने तो पार्टीशन किया है। अब वो चाहे डिस्प्यूट के कारण हुआ या किसी और चीज के कारण, तो उसे कभी भी क्या नहीं मानोगे, ट्रांसफर नहीं मानोगे। पहला हो गया ट्रांसफर ऑफ, पार्टीशन ऑफ एचएफ। और दूसरा आएगा गिफ्ट विद और इक्विवेलेंट ट्रांसफर। अगर आप क्या करते हो, किसी को कोई गिफ्ट में देते हो, किसी को कोई विल में देते हो, या किसी और को किसी और कारण से कुछ भी देते हो, ठीक है, एज अ वसीयत के अलावा कुछ भी आप देते हो, तो उसको भी क्या नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और इस पर क्या नहीं राइज होगा, कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। आपके पापा आपको कुछ भी देते हैं एज अ गिफ्ट, वो कभी भी क्या नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, आपको कोई विल के रूप में दे रहे हैं, तो क्या नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और इस पर क्या राइज नहीं होगा, कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। है कैश में लिमिट है, कैश में लिमिट। चलो यहाँ पर पहली बात तो कैश आपका कैपिटल असेट्स नहीं है ना, आपको कैपिटल असेट्स को भी तो लाना है ना। आप अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन, हमें कैपिटल गेन तभी राइज होगा तब दो बातें, जब कैपिटल असेट्स होगा और ट्रांसफर होगा। कैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल असेट्स, कैपिटल असेट्स है नहीं तो राइज नहीं। पहले हमें सोचना है कि हम कौन सी चीज की बात करें, कि वो कैपिटल असेट्स है या फिर नहीं। अगर होगी तब, क्योंकि कैश कभी भी कैपिटल असेट के पास नहीं है, वो क्या है, पर्सनल इफेक्ट। और हमने बताया था पर्सनल इफेक्ट कभी भी क्या नहीं बनती, कैपिटल असेट्स नहीं बनती। बट ज्वेलरी, आर्टिफिशियल कलेक्शन, वर्क ऑफ आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, दीज आर कैपिटल असेट्स, ठीक है, तो याद रखें। तीसरा है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, या सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी को अपनी असेट्स बेचती है, तो भी क्या नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कॉमन सी बात है, मेरी एक कंपनी जिसमें मैं 100% शेयर को होल्ड करता हूँ, अरे मेरे पास एक पॉकेट में पैसा है, मैंने एक पॉकेट से पैसा निकाला, दूसरी पॉकेट में पैसा डाल दिया, मेरा ही पैसा है, तो क्या उसे ट्रांसफर मान लो, नहीं, सरकार क्यों क्यों ट्रांसफर मानेगी, कॉमन सी बात है ना। मेरी प्रॉपर्टी का पैसा मैं आप एक प्रॉपर्टी से निकाल के दूसरी प्रॉपर्टी में डाल दो, तो उसे क्या माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और जब ट्रांसफर नहीं माना जाएगा तो उस पर क्या राइज नहीं होगा, कैपिटल गेन राइज नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से दूसरा आता है, इसमें कंडीशन भी लिखिए, होल्डिंग कंपनी मस्ट 100% इक्विटी शेयर होल्ड करना चाहिए, और दूसरी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अगर वो इंडियन कंपनी होगी तभी क्या होगा, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर फॉरेन करेंसी होगी तो उसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा। ऐसे ही अगर क्या हो रहा है, अमलगेशन हो रहा है, एक कंपनी को दूसरी कंपनी क्या कर रही है, अपने अंदर ले रही है, तो उस केस में भी
ट्रांसफरिंग कंपनी मस्ट बी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसफर कंपनी मस्ट बी इंडियन कंपनी, और जो भी असेट्स लेकर जा रही है सब क्या बन जाएगी? कैपिटल गेन राइज। ट्रांसफर होगी लेकिन वो कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से एक डिमर्ज कंपनी किसके अंदर कवर हो रही है? रिजल्टिंग कंपनी के अंदर कवर हो रही है। एक एक्स लिमिटेड थी, एक वाई लिमिटेड थी, और दोनों मिलके क्या नई लिमिटेड बना रहे हैं? जेड लिमिटेड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जेड लिमिटेड बना रहे हैं। तो एक्स की प्रॉपर्टी और वाई की प्रॉपर्टी अब किसके अंदर जा रही है? जेड के अंदर। तो उस पर क्या राइज नहीं होगा? कैपिटल गेन राइज नहीं किया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ट्रांसफरिंग कंपनी मस्ट बी इंडियन कंपनी। ट्रांसफरिंग कंपनी क्या होनी चाहिए? मस्ट बी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इसी तरीके से कोई बैंकिंग कंपनी किसमें कन्वर्ट होती है? किसी दूसरी बैंकिंग कंपनी में कन्वर्ट होती है, उसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। जैसे विजय बैंक किसमें कन्वर्ट हो गया? एसबीआई के अंदर हो गया। देना बैंक किसके अंदर हो गया? एसबीआई के अंदर हो गया। कोई अदर बैंक जो कल किसके अंदर कवर हो जाते हैं? एसबीआई के अंदर कवर होते हैं, तो उसे क्या नहीं माना जाएगा? ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और जब ट्रांसफर नहीं माना जाएगा तो उस पर क्या नहीं राइज होगा? कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। इसी तरीके से कोई कोऑपरेटिव बैंक किसी दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में जोड़ रहा है। इसलिए आपने देखा होगा यहाँ चलते हैं बहुत सारे जैन कोऑपरेटिव बैंक, वो किसी और कोऑपरेटिव बैंक में क्या हो रहे हैं? मर्ज हो रहे हैं, तो उस पर क्या नहीं राइज होगा? कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। कोई फॉरेन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में क्या हो रही है? मर्ज हो रही है। सर कोई फॉरेन कंपनी हमें क्या लेना देना, वो कुछ भी करे। नहीं सर, हमें लेना देना है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने क्या कर रखे हैं? इंडिया के शेयर होल्ड कर रखे हैं। और जब इंडिया के शेयर इसने होल्ड कर रखे, जब वो एक कंपनी से किसी दूसरी कंपनी में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ के जो शेयर थे वो दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ट्रांसफर है। लेकिन सरकार ने क्या लिख दिया? साफ साफ मेंशन कर दिया कि अगर कोई फॉरेन कंपनी एग्रीगेशन करवाती है किसी फॉरेन कंपनी में और उसके पास क्या है? इंडियन शेयर है, तो क्या नहीं मानी जाएगी? क्या ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से लेकिन कंडीशन यहाँ पर इसने दो बातें लिख दी। क्या बात लिखी? एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर ऑफ फॉरेन कंपनी। क्या लिखा है? एटलीस्ट 25 शेयर होल्डर दूसरी कंपनी में जाने के लिए क्या हो? रेडी हो। क्या हो? दूसरी कंपनी में जाने के लिए रेडी हो। और उस कंट्री में जब वो क्या कर रहे हैं? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। मैंने गलत बोल दिया कि एक कंपनी से जब वो दूसरी कंपनी में जा रहे हैं तो उस कंट्री उससे क्या ना लाए? कैपिटल गेन ना ले। क्या ना ले? लिखा है नो कैप। कैप मतलब कैपिटल गेन टैक्स आर अराइज इन दैट कंट्री इन विच फॉरेन अमलगमेशन कंपनी इज कॉर्पोरेटेड। कह रहा है कि अगर वो कंट्री उनसे टैक्स नहीं लेती तो हम भी नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो टैक्स लेती है तो हम भी टैक्स लेंगे। ठीक है, समझ आ गया? ये बात आपको याद रखनी। अब तो 25% शेयर कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? जैसे x के पास कितने शेयर हैं? 5 है। y के पास कितने? 60। z के पास कितने परसेंट शेयर? 20%। और p के पास कितने? 5% शेयर। क्लियर? अगर मैं तुम्हें कहूं कि अगर y तैयार नहीं है, मतलब y तैयार है बाकी और तैयार नहीं है, तो क्या कैपिटल गेन राइज हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? शार्प। वहां पर ध्यान दो, एक वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? एटलीस्ट 25 शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर बोलते हैं इन लोगों। इसमें कितने शेयर होल्डर है? 4 है। और पर का शेयर होल्डर कितना है? 25। अगर आप 100 है इनके पास तो उसे किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से, तो कितना निकल के आएगा? 25। यहाँ मैंने वैल्यू नहीं बोली कि इनके पास कितनी वैल्यू के शेयर, मैंने बोला 25% ऑफ शेयर होल्डर। ये होते हैं शेयर होल्डर। अगर इसमें से 25 से ज्यादा लोग तैयार होंगे, मतलब 25% शेयर होल्डर तैयार होंगे तभी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। जैसे अभी ट्विटर को एलन मस्क खरीदना चाहता है, उसके पास 9% शेयर होल्डर, 9% शेयर है। ऐसे कितने लोगों के पास उसके एक एक शेयर होंगे? तो ऐसे 25% शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा? रेडी। क्या करना पड़ेगा? रेडी करना पड़ेगा कि आप इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो इन दो बातों को याद रखेंगे। सबसे पहली कि एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर रेडी होने चाहिए दूसरी कंपनी में जाने के लिए। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वो कंट्री उस पर क्या ना चार्ज करती हो? कैपिटल गेन चार्ज ना करती हो, तभी क्या राइज होगा? कैपिटल गेन राइज नहीं होगा, अदरवाइज कैपिटल गेन राइज हो जाएगा। इसी तरीके से सेम बात यहाँ पर लिखिए। फॉरेन डिमर्ज कंपनी किसमें कन्वर्ट होना चाहती है? फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं। उनके पास क्या है? इंडियन कंपनी के शेयर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है?
शेयर होल्डर नॉट लेस देन 75% वैल्यू ऑफ शेयर। अब यहाँ ध्यान दो, क्या लिखा है, वैल्यू लिखा है, क्या लिखा है, वैल्यू। अब इसे वैल्यू कन्वर्ट करेंगे। अब शेयर होल्डर नहीं लिखा है, क्या लिखा है, शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 75% ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर आर रेडी टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी। और दूसरी कंपनी या दूसरी कंट्री उस पर क्या ना चार्ज करती हो, कैपिटल गेन चार्ज ना करती हो, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर, इतने को कवर रखें। और लास्ट देख लो, अगर ऐसे ही कोई फॉरेन अमलमेशन कंपनी क्या करती है, दूसरी में अमलमेटेड होती है, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी में जा रही है, उसके पास इंडियन कंपनी के क्या है, शेयर है, क्या है, शेयर। चलो अभी इतना ही रखते हैं, सफिशिएंट है, नो, बाकी हम लोग करते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसके अंदर आज हमने आपके साथ बात करी है कैपिटल गेन की, जिसमें हमने सेक्शन 45 बात किया, सेक्शन 2 क्लोज 14 कैपिटल असेट्स की बात करी, सेक्शन 2 सेक्शन 47 ट्रांसफर की बात करी, और उसके साथ साथ लास्ट में हमने आपके साथ सेक्शन 47 बात की, जिसे ट्रांसफर को कवर नहीं करता। तो ये हमारा आज का सेशन, बाकी हम जो भी टॉपिक है कल अपनी क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सर जी